नमस्कार। केशव ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है विलेयता। देखो, हम सांद्रता को पढ़कर आए हैं। सांद्रता और विलेयता में क्या अंतर होता है अधिकतर बच्चे समझते ही नहीं है। अधिकतर बच्चों को यही लगता है कि चाहे सांद्रता हो चाहे विलेयता हो, सब एक ही बात होती है, लेकिन नहीं। सांद्रता एक अलग चीज होती है और विलेयता एक अलग चीज होती है। सांद्रता के लिए मेनली हमने सिंपल डेफिनेशन बोली थी कि किसी विलायक में आप जितना विलेय घोल रहे हो तो उसमें जितना विलेय आपने घोला वह चीज ही सांद्रता कहलाती है। यानी कि विलायक में घोले गए विलेय की मात्रा को जिसके रूप में प्रदर्शित किया जाता है वह सांद्रता कहलाती है। क्लियर है? लेकिन विलेयता क्या होती है, गौर करना जो मैं बोल रहा हूं। मैंने कहा विलेयता क्या होती है। विलेयता होती है, हम पढ़कर आए हैं संतृप्त विलयन। देखना कैसे कनेक्ट होता है। हम एक पात्र लेते हैं, ठीक है, गौर करना। इस पात्र में विलायक भरा हुआ है। देखना सांद्रता और विलेयता कैसे अलग होती है। इस पात्र में विलायक भरा हुआ है। अब आपने क्या किया, इसमें नमक डालना स्टार्ट किया, यानी कि विलेय मिलाना स्टार्ट किया। अब एक समय आया, आपने कहा कि हमने भाई साहब इसमें 20 ग्राम नमक मिला दिया है, तो बताओ इसकी सांद्रता क्या होगी। तो बताओ सांद्रता क्या हो जाएगी, विलयन का आयतन और ऊपर विलेय की मात्रा, या विलेय का भाग ऊपर विलेय का भाग। क्लियर है? यानी कि वह तो एक कंडीशन हो गई कि आपने जिस भी समय पर जितनी मात्रा विलेय की घोली उसी समय पर वो उसकी सांद्रता निकल कर आ जाएगी। विलेयता क्या होगी, देखना। आप उसमें नमक डालते गए, एक अवस्था ऐसी आएगी जिसमें वह विलयन संतृप्त अवस्था में आ जाएगा। यानी कि वह समय जिस टाइम पर विलेय की मात्रा उस अवस्था से उस विलायक के अंदर ज्यादा नहीं घोली जा सके, यानी कि ऐसी स्थिति जब विलायक में विलेय की घुलनशीलता या मात्रा अधिकतम हो, उस सिचुएशन को ही हम क्या कहते हैं, विलयन की विलेयता कहते हैं। क्या समझा हमने? गौर कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विलेयता की। विलेयता क्या होती है, मान लेते हैं यहाँ पर आपने एक विलायक लिया है। अब इस विलायक में आप धीरे धीरे विलेय को घोल रहे हो। किसको घोल रहे हो बताओ? विलेय को घोल रहे हो। तो सांद्रता तो एकदम फिक्स है कि आप जिस भी समय निकालोगे सांद्रता ही निकलेगी। तो सांद्रता क्या होती है, विलेय का भाग बटा विलयन का भाग। यानी कि आप इस विलायक में कितना विलेय मिला रहे हो वह सांद्रता निकल कर आ जाएगी। लेकिन विलेयता क्या होती है, गौर करना। विलेयता होती है कि आपने जब विलेय मिलाना स्टार्ट किया था तो विलेय घुल रहा था, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जब साम्य स्थापित हो जाता है या विलयन संतृप्त अवस्था में आ जाता है, यानी कि उस सीमा तक आप विलेय को घोल चुके होते हो जब उससे अधिक विलेय घुलना सही नहीं होता, विलेय घुलना बंद हो जाता है। उस अवस्था में जब हम सांद्रता की गणना करते हैं तो वह सांद्रता क्या बन जाती है, विलेयता बन जाती है। तो विलेयता की परिभाषा क्या बनेगी कि विलायक में उपस्थित विलेय की अधिकतम मात्रा ही विलेयता कहलाती है। क्लियर है ना? यानी कि विलायक में विलेय की अधिकतम घुली हुई मात्रा को ही विलयन की विलेयता कहते हैं। क्लियर है? सबको अच्छे से समझ में आ गया? चलिए अब इसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं। गौर कीजिएगा, विलेयता क्या होती है लिखिए जल्दी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है, देखो बहुत ही मजा आने वाला है। अभी सबसे पहले हेडिंग डालिए विलेयता, और विलेयता के अंदर लिखिए विलेयता।
यहाँ पर आप हेडिंग डालिए विलेयता, और इस विलेयता में लिखना स्टार्ट कीजिए आप। देखिए विलेयता, इसमें लिखिए विलायक में देखिए जल्दी से, विलायक में किसी निश्चित ताप पर, विलायक में किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की विलायक में किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की अधिकतम घुली हुई मात्रा, अधिकतम घुली हुई मात्रा ही विलेयता को प्रदर्शित करती है, विलेयता को प्रदर्शित करती है। यानी कि सांद्रता की वह कंडीशन जिस समय पर विलेय पदार्थ विलायक में मैक्सिमम घुल चुका हो, विलेयता को प्रदर्शित करती है। क्लियर है? अब देखना ध्यान से, हमने जब यह टॉपिक स्टार्ट किया था विलयन, तो वहां पर हमने जाना था कि विलेय भी 3 प्रकार का हो सकता है, ठोस द्रव गैस, और विलायक भी 3 प्रकार का हो सकता है, ठोस द्रव गैस। फिर हमने जाना था कि जो विलायक होता है वही निर्धारित करेगा कि आपको विलयन कैसा दिखेगा। अगर विलायक ठोस है तो ठोस ही विलयन दिखेगा, विलायक गैस है तो गैसीय विलयन दिखेगा, और विलायक द्रव है तो आपको द्रवीय विलयन दिखेगा। मेन हम इस अध्याय में केवल और केवल द्रवीय विलयनों के लिए ही अध्ययन करेंगे। तो गौर करना, द्रवीय विलयन कब बनते हैं, द्रवीय विलयन कब बनते हैं, देखना ध्यान से। द्रवीय विलयन बनेंगे बच्चों, द्रवीय विलयन बनेंगे जब उसमें आप विलेय तो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन विलायक के रूप में आपको केवल क्या लेना पड़ेगा, द्रव ही लेना पड़ेगा, क्योंकि विलायक का जो रूप होता है वही विलयन का रूप होता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के विलयनों के बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। पहला है, सबसे पहले विलायक तो हमेशा द्रव ही होगा, तो मैं इधर लिख देता हूं कि आप द्रव में घोलोगे। क्लियर है? इसमें भी आप द्रव में ही घोलोगे क्योंकि द्रवीय विलयन बनाना है, और इसमें भी आप द्रव में ही घोलोगे। हो सकता है द्रव में आप किसको घोल लो, बताओ? हो सकता है द्रव में आप ठोस को घोल लो, हो सकता है द्रव में आप गैस को घोल लो, और हो सकता है द्रव में आप द्रव को घोल लो। यानी जो ऊपर होता है वह तो विलेय होगा, और नीचे जो होगा वह विलायक होगा। तो द्रव विलेय को अगर आप द्रव विलायक में घोलोगे तब भी द्रवीय विलयन बनेगा, और गैस विलेय को आप अगर द्रवीय विलायक में घोलोगे तब भी द्रवीय विलयन बनेगा, और ठोस विलेय को जब आप द्रवीय विलायक में घोलोगे तब भी द्रवीय विलयन ही बनेगा। तो मेनली हमें इन तीनों विलयनों के गुणधर्मों, इनकी प्रकृति और इनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करना है विलयन नामक टॉपिक में। तो सबसे पहले हम इस वाले को पढ़ेंगे, फिर हम इस वाले को पढ़ेंगे, और फिर हम इस वाले को पढ़ेंगे, तो हमारा यह लेसन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो आप एक बार देख लीजिएगा। मैं आपको एक तरफ से डायग्राम के रूप में समझा देता हूँ। यहाँ पर इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि द्रवीय विलयन में ठोस कैसे घुलते हैं, कैसे द्रवीय विलयन बनता है जब उनमें अपन ठोस मिलाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि इस प्रकार की विलयनों को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इनके गुणधर्मों के बारे में, जिनसे लगभग एक क्वेश्चन जरूर आता है परीक्षा में। क्लियर है? फिर हम पढ़ेंगे गैसों को द्रव में घोलने का नियम। इसमें जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक निकल कर आता है वह आता है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस
लेसन। और द्रव द्रव विलयनों के भी बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें भी एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण आता है, वह होगा राउल्ट का नियम। तो इन सब नियमों के बारे में, इन सब विलयनों के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं ठोस विलय को। जब हम द्रव विलायक में घोलते हैं तो किस प्रकार का विलयन बनेगा, द्रव्य विलयन, उसकी क्या क्या कंडीशन होगी, किस किस प्रकार से प्रभावित होगा, सबके बारे में हम एक एक बारी से अध्ययन करेंगे। तो आप सबसे पहला हेडिंग डालिए, विलेयता आपने लिखी ली होगी। विलेयता को लिखने के बाद आप लिखिए जो मैं आपको लिखा रहा हूं, लिखिए, लाइन चेंज करते हुए लिखिए। इस अध्याय में हम द्रव्य विलयनों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम द्रव्य विलयनों के बारे में अध्ययन करेंगे। द्रव्य विलयनों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लियर है? उसके बाद आप ये वाली चीज लिखिए और इस वाली चीज के नीचे इन तीनों डिब्बों को लिख लीजिए। इन चीजों को नहीं लिखना है आपको, केवल किन चीजों को लिखना है, इन तीन चीजों को, डब्बों को लिख लीजिए, लेकिन अच्छी राइटिंग में, मेरे से अच्छी में, है ना। तो जल्दी से इन चीजों को लिखिए, मैं इनको हटा दे रहा हूं। जल्दी से लिखिए, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। जल्दी से लिखिए। जल्दी। और जिन्होंने लिख लिया वो पहला पॉइंट डालना, ठोसों की विलेयता, या ऐसे नहीं, हेडिंग डालना, ठोसों की द्रव में विलेयता, ठोसों की द्रव में विलेयता। लिखिए और जल्दी से, ठोसों की द्रव्य विलेयता में, ठोसों की द्रव में विलेयता में, लिखिए जल्दी से। लिखिए क्या लिखना है बताओ। ठोसों को अपन को द्रव में घोलना है, यानी कि इस द्रव में हमें ठोस मिलाना है। तो इस प्रकार से जितने भी परिवर्तन दिखाई देंगे उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो विलेयता की तो वही परिभाषा बनेगी कि द्रव विलायक में ठोस विलय की अधिकतम घुली हुई मात्रा ही द्रव में ठोस की विलेयता को प्रदर्शित करती है। लिखिए इसके अंतर्गत, लिखिए, एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में ठोस की घुली हुई अधिकतम मात्रा, ठोस की घुली हुई अधिकतम मात्रा ठोस की विलेयता कहलाती है, ठोस की विलेयता कहलाती है। आगे बात समझ में क्या है कि हमें इस द्रव में ठोस को घोलना है। तो ठोस जब इसमें अधिकतम मैक्सिमम मात्रा में मिल जाएगा, यानी कि यह जब संतृप्त अवस्था प्राप्त कर लेगा, उस समय जो सांद्रता इसकी आएगी वही विलेयता कहलाएगी। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब हम इसको प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ेंगे कि ठोसों की द्रव में विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो आप अगला हेडिंग डालिए, मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप लिखिए, ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। जल्दी से लिखिए, ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। आपको पता है एक चीज कि समान समान को बोलता है, यानी कि अगर द्रव ध्रुवीय प्रकृति का है तो ठोस भी ध्रुवीय प्रकृति का होना चाहिए, मिस आयनिक प्रकृति का होना चाहिए। यानी कि इसमें प्लस माइनस है, इसमें प्लस माइनस है, तो इसमें भी प्लस माइनस वाला ही होना चाहिए। अगर द्रव सहसंयोजक है तो ठोस भी सहसंयोजक ही होना चाहिए।
यानी कि समान समान को घोलता है। इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद टेम्परेचर, पता है आप जब हम चाशनी बनाते हैं तो विलयन यानी कि द्रव में हम टोस को घोलते हैं, शक्कर को घोलते हैं। तो जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो विलेयता बढ़ती है। और कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जब तापमान घटाने पर विलेयता बढ़ती है, घटती है। उन सब के बारे में भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको उन टॉपिकों के बारे में बता रहा हूँ जिसके बारे में हमें इसके अंतर्गत अध्ययन करना है। सबसे पहले तो विलेय की प्रकृति। विलेय की प्रकृति कैसे? अगर विलेय जल्दी से आयनित होने वाला होगा यानी कि जल्दी से टूटकर विलेय होने वाला होगा तो उसकी विलेयता अधिक होगी, यानी कि जल्दी ही घुलनशीलता बढ़ जाएगी और अधिकतम क्वांटिटी पर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर उसकी आयनिक प्रवृत्ति या आयनन क्षमता कम है यानी कि घुलने की प्रवृत्ति कम है तो उसे टाइम लगेगा, यानी कि उसकी विलेयता कम होगी। तो इसके अंतर्गत आप पहला पॉइंट लिखिए। इसके अंतर्गत आप पहला पॉइंट लिखिए, जल्दी से पहला पॉइंट लिखिए इसमें, विलेय ठोस एवं विलायक की प्रकृति। विलेय ठोस एवं विलायक की प्रकृति। इसमें लिखिए आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायक में, वही जो मैंने आपको समझाया अभी कि अगर यह ध्रुवीय विलायक होगा तो इसमें आयनिक ठोस जल्दी मिलेंगे, क्योंकि आयनिक ठोस भी ध्रुवीय प्रकृति में उनके अंदर होने वाली अंतर आणविक अनोन्य क्रियाओं के कारण वे भी प्रेरित हो जाते हैं और टूटकर इसमें जल्दी से विलय हो जाते हैं। यानी कि अगर आप इस द्रव को ध्रुवीय लोगे तो इसमें आयनित ठोस या आयनिक ठोस ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा घुल पाएंगे। और अगर आपने इसको ध्रुवीय न लेकर के अध्रुवीय ले लिया तो उसमें आयनिक ठोस कम मिलेंगे। तो फिर अध्रुवीय के लिए कौन से लिए जाएंगे? फिर सहसंयोजी ठोस। तो जल्दी से लिखिए आप इसमें, आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायक में और सहसंयोजी ठोस अध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होते हैं। क्या लिखा आपने? आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायकों में और सहसंयोजी ठोस अध्रुवीय विलायकों में अधिक विलय होते हैं, क्योंकि समान समान को घोलता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब अगला पॉइंट आप लिखिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंतर्गत। जल्दी से लिखिए दूसरा, उसको मैं आपको सबसे ज्यादा समझाऊंगा। अब देखिए अपना मेन पॉइंट आ रहा है। देखो अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है ऊष्माक्षेपी और एक होती है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी में क्या अंतर है? ऊष्माशोषी में तो जो विलेय और विलायक होगा वे अपने अंदर ऊष्मा को अधिशोषित कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे, जिससे बाहर का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, यानी कि वो ऊष्मा को ग्रहण करते हैं। जबकि ऊष्माक्षेपी में क्या होता है? ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी कि जानते हैं, बारी बारी से हम पढ़ेंगे। तो आप दूसरा पॉइंट लिखिए जल्दी से, तापमान। ये भी तो प्रभावित करेगा, तो सबसे दूसरा पॉइंट लिखिए तापमान। और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लिखना कुछ नहीं है, केवल बोर्ड पे देखना है। देखो हम इस विलायक में किसी विलेय को घोल रहे हैं तो बराबर में आकर के विलयन बन रहा। क्लियर है? घोल करना आप, यानी कि आपने विलेय को विलायक के साथ घोला तो विलयन बन गया। मीन्स आप विलायक में विलेय घोल रहे हो तो विलयन बन रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। जब इसकी विलेयता वाली कंडीशन आ जाएगी, अर्थात जब विलायक में विलेय घुलना बंद हो जाएगा, यानी कि साम्य अवस्था आ जाएगी, उस टाइम पे क्या होगा? अगर आप और अधिक विलेय घोलना प्रारंभ करोगे तो इधर आपने अगर एक विलेय का अणु मिलाया तो इधर से एक विलयन का अणु टूट करके वापस से
विलेय प्लस विलायक बना लेगा, यानी कि साम्य अवस्था आ जाएगी। तो साम्य अवस्था में क्या होता है कि आप विलेय प्लस विलायक जितना विलयन बना रहा होगा ना, उतना ही विलयन टूट करके वापस से विलेय और विलायक बना रहा होगा। यह साम्य अवस्था आती है, साम्य अवस्था होती है। और कब आती है? जब संतृप्त अवस्था आ जाती है, यानी कि अब इस विलायक की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है विलेय को अपने अंदर घोलने की, तभी तो इसका विलेयता हमने नाम दिया, नहीं तो ये सांद्रता होती। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आ गई ना? क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। हो सकता है अभिक्रिया दो प्रकार की हो सकती है। हो सकता है अभिक्रिया उष्माशोषी हो, और हो सकता है अभिक्रिया उष्मासेपी हो। तो इन दोनों के बारे में हमें मैनुअली अध्ययन करना है, जिसकी गणना हमें ले सेतेलियर साहब बताएंगे। ले सेतेलियर का नियम आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि ले सेतेलियर कहता है कि आप साम्य आने के बाद जो परिवर्तन करते हो, साम्य उसका विरोध करता है और उस दिशा में मुड़ जाता है जिस दिशा में किए गए परिवर्तन का प्रभाव बहुत ही कम हो। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि अगर आप इस साम्य अवस्था में विलेय और विलायक को मिलाना चाहोगे, यानी कि विलयन बनाना चाहोगे, तो विलयन वापस से टूटकर विलेय प्लस विलायक में बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि प्रतीप अवस्था में आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो अब उष्मासेपी और उष्मासेपी में क्या होता है देखना। उष्माशोषी होती है जिसके लिए डेल्टा एच का मान ग्रेटर देन होता है 0। देखिएगा, यानी कि जितने भी उष्मा हैं वो शोष ली, यानी कि विलेय और विलायक ने विलयन बनाने के लिए जितनी भी उष्मा थी वो सब शोष ली। यानी कि जो जिस पात्र में आप विलेय को विलायक में मिला रहे थे, उस पात्र की जितनी भी उष्मा थी वो सब इन दोनों ने शोष ली, अवशोषित कर ली। यानी कि इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा पात्र का, वह बहुत कम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और विलेय विलायक कह रहा है कि हमें विलयन बनने के लिए उष्मा को ग्रहण करना है, और उष्मा ग्रहण करने के लिए आप क्या करो, टेम्परेचर बढ़ा दो, तो हम विलेयता बढ़ाने लग जाएंगे और विलयन का निर्माण करने लग जाएंगे। तो क्या बोला मैंने कि अगर उष्माशोषी प्रक्रम है या उष्माशोषी अभिक्रिया है तो डेल्टा एच का मान धनात्मक होगा। डेल्टा एच का मान धनात्मक का मतलब होता है कि अभिक्रिया को अवशोषित कर रहे हैं। अवशोषित का मतलब कि विलेय विलायक में घुलने पर उष्मा का अवशोषण कर रहा है। अवशोषण करने का मतलब उसको रिक्वायरमेंट है उष्मा की, तापमान की। यानी कि अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो विलेय विलायक में घुल करके विलयन का निर्माण करने लग जाएगा, यानी कि विलेयता बढ़ने लग जाएगी। यानी कि अगर अभिक्रिया उष्माशोषी है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता का मान भी बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? और उष्माशोषी यानी कि डेल्टा एच का मान अगर नेगेटिव हो, यानी कि उष्मा छोड़ रहा है, यानी कि विलेय जब विलायक में मिल रहा है तो उष्मा उत्सर्जित कर रहा है। उत्सर्जित का मतलब टेम्परेचर बाहर निकाल रहा है, तापमान छोड़ रहा है। छोड़ने का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर आप बाहर से फिर उनको ज्यादा तापमान दोगे तो वो कहेंगे कि पहले ही हम तापमान छोड़ रहे हैं, हमें तापमान की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपने ज्यादा परेशान किया, यानी कि तापमान बढ़ाने की कोशिश की, तो हम जो विलयन बने हैं वो वापस से विलेय विलायक में टूट जाएंगे। यानी कि अगर आप उष्मासेपी प्रक्रम में तापमान बढ़ाओगे तो हम विलयन से वापस से विलेय प्लस विलायक में बदल जाएंगे, यानी कि विलयन की विलेयता घट जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं इस उष्मासेपी अभिक्रिया में तापमान बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाती है बताओ? घट जाती है। इन दोनों चीजों को ले सेतेलियर ने ही समझाया था। वह जो हमने बात की थी अभी कि उष्माशोषी में क्या होता है, उष्माशोषी में होता है बच्चों डेल्टा एच का मान धनात्मक। डेल्टा एच का मान धनात्मक का मतलब मैं आपको अगर डीपली समझाने की कोशिश करूं, वैसे आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी 11th क्लास में ही, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। देखो, दो चीजें होती है, एक तो होती है जालक ऊर्जा, देख लेना जल्दी से, और एक होती है जल योजन ऊर्जा। जल योजन ऊर्जा, देखो जालक ऊर्जा क्या होती है? जालक ऊर्जा होती है कि एक लैटिस अणु को आप जब तोड़ रहे हो तो उसको आपको हीट देनी पड़ेगी, आपको ऊपर से प्रहार करना पड़ेगा, तब जाकर के वो टूटेगा।
तो जो विलेय है, जब आप उसको इसमें विलायक में घोल रहे हो तो उसे तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी वह जालक ऊर्जा कहलाती है। यह जो जालक ऊर्जा है उसको आप दोगे उसको, यानी कि वह अवशोषित करेगा उष्मा को, यानी कि इसकी जो जालक ऊर्जा होती है वह किसमें होती है, पॉजिटिव होती है। क्लियर है, यानी कि धनात्मक होती है। और जलयोजन ऊर्जा क्या होती है कि जब अणु जल में घुलता है तो ऊर्जा का निष्कासन होता है, उसे हम जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। तो जलयोजन ऊर्जा निष्कासन के लिए हम क्या कहेंगे कि H का मान क्या हो जाएगा, इसके लिए नेगेटिव हो जाएगा। अब आप देखिए, अगर H का मान जालक ऊर्जा का मान ज्यादा है और जलयोजन ऊर्जा का मान कम है, जलयोजन तो कहती है कि मैं उष्मा छोड़ूंगी और जालक ऊर्जा कहता है मैं उष्मा ग्रहण करूंगा, यानी कि ग्रहण करने वाली उष्मा का मान ज्यादा है और जलयोजन ऊर्जा का मान कम है, तो फाइनली आंसर किस में आएगा बताओ। अगर ये प्लस का 20 है और ये प्लस का माइनस का 15 है तो रिजल्टेंट आंसर किस में आया, प्लस में। यानी कि उष्मा अवशोषित करने की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, यानी कि जो परिवर्तन आएगा वो क्या आएगा, धनात्मक आएगा, प्लस में आएगा। डेल्टा एच H2 माइनस H1, यानी कि जो डेल्टा एच आएगा वो धनात्मक आएगा, यानी कि प्लस की आवश्यकता है। प्लस की आवश्यकता का मतलब तापमान की आवश्यकता है, उन्हें और ज्यादा अवशोषित करने की आवश्यकता है ताकि वह जल्दी से जल्दी टूटकर विलयन का निर्माण कर ले, यानी कि विलेयता बढ़ जाए। तो जब हम तापमान बढ़ाने लग जाएंगे तो विलेयता बढ़ने लग जाएगी। और इसमें डेल्टा एच का मान कम होने का मतलब क्या हो जाएगा कि अब की बार ये तो 15 ही है और ये 20 है, यानी कि जब आप इसको इसमें मिलाओगे तो विलयन बन रहा है और विलयन बनने पर उष्मा उत्सर्जित हो रही है। तो वो कहेंगे कि पहले से ही विलेयता अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो तापमान को कम करो। क्यों, क्योंकि पहले से ही बहुत ज्यादा तापमान इकट्ठा हो रहा है, यानी कि अगर आप और ज्यादा तापमान बढ़ाओगे तो विलेयता कम हो जाएगी। क्लियर है बात समझ में, बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ज्यादा बारीकी से आपको इसको समझा दिया। तो क्या समझो, देखो उष्माशोषी का मतलब बाहर का वातावरण ठंडा हो गया, ठंडा होने का मतलब जितनी भी उष्मा थी उन्होंने ग्रहण कर ली। तो अब अगर आप और विलेयता बढ़ाना चाहते हो तो उष्मा लानी पड़ेगी, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाएगी। ऐसे उष्माक्षेपी में क्या होगा कि वो उष्मा त्याग रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर को और छोड़ रहे हैं, और आप अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो फिर उल्टे इफेक्ट पड़ेगा। उल्टे इफेक्ट का मतलब विलेयता घट जाएगी, तो तापमान बढ़ाने पर विलेयता घट जाती है। तो उष्माशोषी में विलेयता कब बढ़ती है, जब तापमान बढ़ाते हैं, और उष्माक्षेपी में विलेयता घट जाती है जब हम तापमान बढ़ाते हैं। इन दोनों पॉइंट को जल्दी से लिखिए। लिख लिया होगा आपने, क्या लिखा था, तापमान के अंदर लिखिए ए पॉइंट के अंदर जब अभिक्रिया उष्माशोषी हो, और उसके अंतर्गत ये लिख लीजिए जल्दी से, जब अभिक्रिया उष्माशोषी हो, डेल्टा एच लेस देन 0, टी इज ग्रेटर देन 0, टी इज इंक्रीज एंड विलेयता इज इंक्रीज। इंग्लिश में बोल लेते हैं थोड़ी, टी इज इंक्रीज एंड सोलिबिलिटी इज आल्सो इंक्रीज। और इसमें लिखिए जल्दी से, क्या लिखेंगे बताओ। उष्माशोषी प्रक्रम में डेल्टा एच का मान धनात्मक होता है, अर्थात निकाय को उष्मा की आवश्यकता होती है, और उष्मा की आवश्यकता के लिए अगर हम तापमान उसको देंगे तो विलेयता बढ़ जाएगी। लिखिए, मैं आपको लिखा देता हूं अच्छे से, लिखिए। लेसेते नियम के अनुसार किसी उष्माक्षेपी अभिक्रिया में तापमान में वृद्धि करने से ठोस की विलेयता विलायक में बढ़ जाती है। यही लिखा हुआ है किताब में भी, जो मैंने आपको समझाया। बारीक चीज थी, 11th क्लास का टॉपिक था जो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि मुझे लगा कि आपको समझाना चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं था, किताब में तो थोड़ा सा दिया हुआ है। क्लियर है। उसके बाद आप लिखिए उसमें, अच्छा इसका उदाहरण लिख लीजिए, जैसे जब, उदाहरण करके लिखिए, जब, जानते हो ऐसा कब होता है, उष्माशोषी यानी कि विलयन ठंडा कब हो जाता है, बताएं। आपने देखा होगा जब आप किसी भी चीज को, शक्कर को या नमक को जब आप पानी में घोलते हो ना तो विलयन ठंडा हो जाता है, यानी कि जब आप उसको पीते हो तो आराम आता है। शिकंजी बनाते हो ना, तो वही कारण है, आपको ठंडाई का अनुभव होता है। जबकि इसके ठीक विपरीत, जब आप सोडा को या फिर शराब को
जब आप उसके अंतर्गत मिलाते हो जल के अंदर, टोस को जब आप जल में मिला रहे हो तो आपको पानी जो विलयन बनता है वो थोड़ा गर्म महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है और नमक मिलाना एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है। तो आप ऊष्माशोषी वाले में लिखिए, उदाहरण के रूप में लिखिए, जैसे लिखिए, जब NaCl या KCl, NaCl या KCl आदि को जल में घोला जाता है तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं। क्लियर है यहाँ तक? और दूसरा पॉइंट जल्दी से लिखिए, बी वाला पॉइंट, अब ऊष्माक्षेपी, और जल्दी से पूरा का पूरा लिख लीजिए और यहाँ पर इस प्रकार से लगा लीजिए। ऊष्माक्षेपी डेल्टा एच लेस देन 0, टी बढ़ाओगे तो विलेयता घट जाएगी। जल्द से लिखिए और मैं इसमें लिखाना स्टार्ट करता हूँ। वही चीज लिखेंगे भैया कि इसमें ऊष्माशोषी हो रहा है, यानी कि अवशोषण हो रहा है, यानी कि और ज्यादा रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर की, तो विलेयता बढ़ाने के लिए, यानी कि विलेयता कब बढ़ेगी? जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। और इसमें क्या है, आप टेम्परेचर भगा रहे हो, दूर कर रहे हो, और उधर से आपसे क्या कहा जा रहा है कि टेम्परेचर हम दे रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? नील चाहिए हमें, तो अगर दोगे तो हम उल्टा इफेक्ट डालेंगे। उल्टा इफेक्ट का मतलब विलेयता को घटा देंगे, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर विलेयता घट जाती है। तो लिखिए, ऊष्माशोषी के अंतर्गत लिखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ब्रैकेट में लिख देना ली-सेतलीय के नियम के अनुसार, लिख दीजिए ली-सेतलीय नियम के अनुसार ब्रैकेट में। तो सबसे पहले आपने लिखा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में, ब्रैकेट में लिखा ली-सेतलीय नियम के अनुसार तापमान बढ़ाने पर विलयन की विलेयता घटती है। तापमान बढ़ाने पर विलयन की विलेयता घटती है। जैसे लगा कर लिखिए, Na2 लिखिए, जैसे Na2CO3 डॉट H2O, जिसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। देखिए, सोडियम कार्बोनेट जैसे कुछ लवण जल में घोलने पर ऊष्मा मुक्त करते हैं। पढ़ा है ना, सरफ घोलते हैं, तो आपको देखा होगा जब आप उसको जल से जाते हो तो आपको गर्मी महसूस होती है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। अच्छा, लास्ट टॉपिक जल्दी से पढ़ लीजिए, टाइम बहुत हो चुका है। लास्ट वाला स्टार लगाइए, ये था तापमान का प्रभाव। अब लास्ट लगाइए, देखो जल्दी से इसको मैं हटा देता हूँ। तीसरा लिखिए जल्दी से, दाब का प्रभाव, प्रेशर, इफेक्ट ऑन प्रेशर इन दिस कंडीशन व्हेन सोल्यूट आर घोला जा रहा है, मतलब विलायक में, सॉल्वेंट में, इंग्लिश बनाना नहीं आ रहा। दाब का प्रभाव जल्द से लिखिए। अब बताओ जल्दी से, इसका कंसेप्ट भी मैं आपको समझाता हूं, आप भी क्या याद करोगे देखना। देखो, दाब का प्रभाव देखना ध्यान से। टोस क्या होता है? टोस होते हैं जिसमें अणु पास होते हैं, जिसमें अणु बहुत पास होते हैं। द्रव क्या होता है? जिसमें अणु थोड़े दूर होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और गैस क्या होती है? गैस होती है जिसमें अणु बहुत दूर होते हैं। क्लियर है? तो आप क्या दाब का प्रभाव बढ़ा करके क्या इस टोस को आप संघनित कर सकते हो उस विलयन में? क्या इस द्रव में आप प्रेशर बढ़ा करके इस अणु को और ज्यादा संपीड़ित कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि ये तो पहले से संपीड़ित है। यानी कि दाब का इफेक्ट इस पे लगभग नगण्य मात्रा में होता है। आपने देख रखा होगा, अभी जब होली निकली थी या कुछ भी, मान लो आप किसी भी, ये जो मार्कर है इसको क्या आप संपीड़ित करके, प्रेशराइज करके क्या आप इसकी विलेयता को बढ़ा सकते हो किसी भी विलयन में? नहीं। और ना ही आप द्रव की विलेयता को, मतलब द्रव में या फिर द्रव या ठोस दोनों पर प्रेशर लगा करके आप विलेयता को नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही प्रेशराइज है, इनको और ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, और ज्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इसको तो हम करेंगे जब हम गैस की विलेयता को बढ़ेंगे। क्लियर है? तो अभी क्या लिखना है हमें कि ठोस और द्रव पहले से ही अधिक संपीड़ित
पदार्थ होते हैं, अतः दाब का प्रभाव यहाँ ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता। तो जल्दी से लिखिए इस वाले में, मैं लिखा देता हूँ किताब की लैंग्वेज। लिखिए जल्दी से, इसमें लिखा हुआ है, लिखो। ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ठोस एवं द्रव अत्यधिक असंपीड्य होते हैं, यानी कि वे संपीड्य नहीं होते, पहले से बहुत ज्यादा संपीडित होते हैं तो, यानी कि आप उनको अब और ज्यादा संपीडित नहीं कर सकते, तो असंपीड्य होते हैं एवं दाब परिवर्तन से अप्रभावित होते हैं। क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही काफी अच्छे से समझ आ गया। मेनली हमने यहाँ पर ठोसों की विलेयता को पढ़ा, द्रव में क्या पढ़ा बताओ, कि जब हम द्रव विलायक में ठोस विलय को घोलते हैं तो ठोस द्रव्य विलयन बनता है, जिसमें विलय ठोस होता है। फिर हमने पढ़ा था कि अगर विलय और विलायक की प्रकृति के आधार पर इसकी विलेयता प्रभावित होती है। कैसे? कि अगर आप विलायक के रूप में ध्रुवीय विलायक ले रहे हो तो उसमें आयनिक ठोस को मिलाओ ताकि अच्छे से घुल जाए, क्योंकि समान समान को घुलता है। और अगर आप अध्रुवीय विलायक ले रहे हो तो उसमें आप सहसंयोजी मिलाओ ताकि वह अच्छे से घुले। ऐसे ही फिर हमने पढ़ा कि तापमान किस प्रकार से इफेक्ट करता है, तो उसमें बहुत अच्छा अपन ने समझ लिया। 20-25 मिनट हो गए उसको समझते हुए, कि हो सकता है उष्मा शोषीय अभिक्रिया हो और हो सकता है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो। उसके लिए बारी बारी से हमने समझा और लास्ट में समझा इन भाई साहब को दाब का प्रभाव। हमने पढ़ा कि इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, कोई सार्थक इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही पहले से बहुत ज्यादा संपीड़ित हैं, इसलिए इनको और ज्यादा अपसंपीड़ित नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में इतना ही काफी। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।